नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज की इस वीडियो लेक्चर से हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है नरेशन, जिसे आप दूसरे शब्दों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, स्टार्ट करने चल रहे हैं। आज का ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर सभी वीडियो लेक्चर आपने कंप्लीट देख लिए तो नरेशन आपके लिए धुआं होने वाला है। यानी इस टॉपिक को मैं इतना आसानी से और इतने सरल शब्दों में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आज के बाद आपको कभी भी नरेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आता है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट। क्या मतलब होता है? स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट का मतलब होता है स्पीच। अब ये जो स्पीच है ये दो तरह की हो सकती है। या तो ये स्पीच होगी इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर ये स्पीच होगी डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नरेशन, जिसे आप नरेशन के नाम से जानते हैं, उस नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है स्पीच। और स्पीच हमेशा दो तरह की होती है, या तो डायरेक्ट स्पीच होती है या फिर इनडायरेक्ट स्पीच होती है। अच्छा, अब ये डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है ये समझ लेते हैं। जैसे अगर हम किसी से बात करते हैं बच्चा, तो जब हम किसी से बात करते हैं तो वहाँ पर कैसी कंडीशन होती है ये समझिए। जैसे कोई एक व्यक्ति होगा जो बोलेगा, ठीक है। अब ना एक बोलेगा, ठीक है, तो बोलेगा तो कोई सुनने वाला होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं। तो दूसरा व्यक्ति वो होगा जो सुनेगा, ठीक है। अच्छा, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों लोग हो गए। अब आम तौर पर जैसे अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो हमेशा उसके मुंह पर उसकी बुराई नहीं करते, हम पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। अर्थात जैसे मैं आपसे किसी की बुराई कर रहा हूं तो ये बात जाहिर सी है कि वो व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं होगा। तो एक बोलेगा अर्थात एक बुराई करेगा, दूसरा जो बुराई सुनेगा, और तीसरा जिसकी बुराई की जाएगी, यानी बुराई की जाएगी या फिर जिसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, तो नरेशन में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? कम से कम 3 लोग, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला और एक वो जिसके बारे में बात की जा रही है। चाहे उसकी बुराई की जा रही हो, चाहे उसकी भलाई की जा रही हो, चाहे उसका बखान किया जा रहा हो। ये निर्भर करता है कि भाई जब भी कोई व्यक्ति अनुपस्थित होता है तो या तो उसकी बुराई होती है या उसकी भलाई होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब इस एग्जाम्पल से समझिए कि ये डायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब, जैसे ये बोलने वाला है, ठीक है, इस व्यक्ति ने बोला कुछ और इस व्यक्ति ने सुना और इसकी बोली गई बात को इसने ज्यों का त्यों कह दिया, तो वो हो जाएगी डायरेक्ट स्पीच। जैसे एक साधारण सा एग्जांपल दूं कि आप कक्षा में मेरे साथ बैठे हुए हैं और मैं पढ़ा रहा हूं, और मैंने कहा कि बेटा आज मेरी तबीयत खराब है, आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं घर जा रहा हूं, और मैं कक्षा छोड़कर चला गया। तो विद्यालय के जो प्रबंधक महोदय थे वो कक्षा में आए और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, दुबे सर क्लास क्यों छोड़ के चले गए? तो आपने कहा सर उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए चले गए। तो ये हो गई डायरेक्ट स्पीच कि मतलब मैंने जो बताया वो चीज़ आपने एग्जैक्टली प्रिंसिपल महोदय से कह दी, तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। यानी मेरी बात को आपने ज्यों का त्यों उनके सामने रख दिया, डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट कब होता? जब आप इसमें अपनी तरफ से कुछ मिर्च मसाला ऐड करते। जैसे आप कहते अरे सर दुबे सर तो रोज़ ऐसे ही करते हैं, आते हैं पढ़ाते उड़ाते तो कुछ है नहीं, डेली वो आते हैं क्लास में बकैती करते हैं, दुनिया भर की कहानियाँ सुनाते हैं, कभी नहीं पढ़ाते हैं सर। और आज तो बहाना मिल गया उनको,
आज झूठ बोल के गए हैं, अभी यहीं गए होंगे, घूम रहे होंगे, रोज इधर उधर घूमते रहते हैं, पढ़ाते तो है ये नहीं है। तो ये हो गया मिर्च मसाला लगा के बताना। तो जब आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जोड़ कर मेरी बात को किसी और को बताएंगे तो वो होगी इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि उसमें आपने अपनी तरफ से मिर्च मसाला जोड़ा है। डायरेक्ट तब होता जब आप मेरी बात को ज्यों कहते उनसे कह देते। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब, डायरेक्ट स्पीच मतलब वक्ता, वक्ता मतलब मैं जो बोल रहा है। तो डायरेक्ट स्पीच मतलब वक्ता की कही गई बात को ज्यों का त्यों वक्ता के शब्दों में ही कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम पर या फिर हमारे डिज़ायर पॉइंट ऐप पर इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो नोट्स बने बनाए हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच बिल्कुल इसका उल्टा, वक्ता की कही बात को वक्ता के शब्दों में ना कह के अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो इसको आराम से आप आसान शब्दों में कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब हो जाएगा, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख सकता हूं इसको कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब होगा वक्ता की कही बात को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसका नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्यों का त्यों कहना, यानी अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड किया। और इनडायरेक्ट स्पीच मतलब यहां पे हो जाएगा वक्ता की कही बात को अपने शब्दों में कहना कि भैया अब हम आपके शब्दों में नहीं कह रहे, अब हम अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे, अपनी तरफ से मिर्च मसाला जोड़कर थोड़ा सा गरम मसाला डालकर नई सब्जी बनाएंगे और उसको परोसेंगे। बात क्लियर हो गई? मैंने दो बातें आपको बताई, फिर से समझ लीजिए, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है स्पीच, और इसी स्पीच से निकल कर आती है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है यहाँ पर? अब नरेशन पढ़ने के लिए कम से कम तीन लोगों का होना आवश्यक है। एक वो जो बोलेगा, दूसरा वो जो सुनेगा, और तीसरा जिसके बारे में बात की जाएगी, चाहे उसकी बुराई की जाए चाहे उसकी भलाई की जाए। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब मैंने आपसे कोई बात कही और आपने किसी को मेरी बात को ज्यों का त्यों कह दिया, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं जोड़ा। मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ, आपने सामने वाले को बताया कि सर ने कहा कि वो घर जा रहे हैं, बात खत्म, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा। और अगर आप इसमें कुछ जोड़ते हैं अपनी तरफ से कि भैया सर का रोज का हो गया है, अपने घर चले जाते हैं, तो वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। यानी मेरी बात को जब आप ज्यों कहते हो मेरे शब्दों में कहेंगे तो डायरेक्ट स्पीच, और मेरी बात को जब आप अपने शब्दों में बदल कर कहेंगे तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यानी डायरेक्ट स्पीच मतलब वक्ता की कही बात को ज्यों कहते हो कहना, और इनडायरेक्ट स्पीच मतलब वक्ता की कही बात को अपने शब्दों में कहना। अब जो सेंटेंसेस आपको मिलेंगे वो हमेशा डायरेक्ट स्पीच में ही रहेंगे, उनको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब नरेशन पढ़ने के लिए दो चीजें आनी चाहिए। पहला तो हमको आना चाहिए पर्सन बदलना, ठीक है, और दूसरा हमको, ये पहला टॉपिक है पर्सन बदलना, और दूसरा टॉपिक है टेंस बदलना। ठीक है, ये दो चीजें आनी चाहिए। आज की क्लास में सबसे पहले पर्सन चेंज करना सीखेंगे, ठीक है, और फिर अगली क्लास में टेंस चेंज करना सीखेंगे। और अगर टेंस नहीं पढ़ा है तो टेंस का वन शॉट पढ़ा के कंप्लीट डाल दिया है मैंने यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, या फिर हमारे डिज़ायर पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर भी आप उस बैच में जुड़ करके कंप्लीट टेंस पढ़ सकते हैं। वहाँ पे ऐप पे तो नोट्स भी मिल जाते हैं सभी सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश सब मिल जाएगा। ठीक है, ऐप को डाउनलोड करने के लिए ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर हाय लिखकर मैसेज कर देंगे, तब भी उधर से एक रिप्लाई आ जाएगा, उसमें ऐप का लिंक होगा। कई तरीके हैं, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सीधा आप प्ले स्टोर पर डिज़ायर पॉइंट सर्च करेंगे तब भी आपको ऐप मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले आज हम सीखेंगे पर्सन बदलना। और पर्सन बदलने से भी पहले एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और महत्वपूर्ण बात क्या है वो समझिए। ये थोड़ा नीचे आ जाए तो बेहतर रहेगा हमारे लिए।
अब जब हमें डायरेक्ट स्पीच मिलती है वो कैसे होती है, जैसे राम सेज हो जाएगा टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर लेजी। अब एक छोटा सा सेंटेंस लिया है और ध्यान से समझिए कि इसमें मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। पहले इसके भागों को समझ लीजिए, पहले इसके अंगों को समझ लीजिए ताकि आपको पर्सन बदलना आ जाए। अब ये जो बाहर की लाइन है इसको बोलते हैं, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो अंदर है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यहां तक क्लियर है? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब ध्यान से समझिए, बहुत ही ध्यान से समझिए। रिपोर्टिंग वर्ब इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही अलग समझिए। ये पूरा सेंटेंस अलग है, ये पूरा सेंटेंस अलग है, ठीक है। इसका सब्जेक्ट यहां पे होगा, इसकी वर्ब यहां पे होगी और इसका ऑब्जेक्ट यहां पे होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। और इस अंदर वाले का ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए आमतौर पर, लेकिन यहाँ पर लेजी लिखा हुआ है। बाकी जब आप सेंटेंसेस करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब, इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसी वर्ब को देखकर हमें ये पता चलता है कि ये जो अंदर सेंटेंस लिखा है, ये जो अंदर रिपोर्टेड स्पीच लिखी है, इसके साथ क्या करना है, इसका ऑपरेशन करना है या फिर इसको बुखार की दवाई देके छोड़ देना है। अर्थात ये आपका मरीज है और इस मरीज की कंडीशन हमें यहाँ से पता चलती है, इस सेज से। क्लियर हो गया? अब देखो, सबसे जरूरी बात, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये याद रखना, ठीक है। बस इनके नाम है, इसका नाम है रिपोर्टिंग वर्ब, इसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। अब देखना बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर ये से आपको से मिल जाए या फिर आपको ये सेज मिल जाए या फिर ये आपको सैड के रूप में मिल जाए, ठीक है। तीन कंडीशन में ये मिलेगा आपको, या तो से मिलेगा, या सेज मिलेगा, या सैड मिलेगा। तो से मिल जाए तो आप इसको टेल कर दीजिएगा, सेज मिल जाए तो आप इसी टेल में यस जोड़ दीजिए। मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसी में आप यस जोड़ दीजिए। और सैड मिल जाए तो इसी को आप लिख दीजिए टोल्ड, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, मैं इसको अलग कर रहा हूं, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब, अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, रिपोर्टिंग वर्ब, आर का मतलब रिपोर्टिंग, वी का मतलब वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर, कौन कौन बच्चा, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, अब देखिए ये रिपोर्टेड हो गया और ये स्पीच हो गया, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? हमको ये देखना है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। फ्यूचर टेंस में होगा तो यहीं पे हो जाएगा राम विल सेज, हट जाएगा से हो जाएगा, राम विल से टू मी, विल या सेल लग गया तो ये बाहर का पता चल जाएगा फ्यूचर टेंस में है। और प्रेजेंट टेंस में देखिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, अर्थात हमको ये अंदर वाले वाक्य के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। अब सबसे जरूरी चीज, अब सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात की बात करूं तो अब आप सीखेंगे पर्सन बदलना। पहले पर्सन बदलना सीखते हैं, फिर टेंस बदलना सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए अपनी बात को फिर से दोहरा देता हूं मैं एक बार। ये जो बाहर है रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो अंदर है इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। डरना नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब में ध्यान रखना है कि अगर से मिल जाए तो टेल कर देंगे, सैड मिल जाए तो टेल्स कर देंगे, और सॉरी सेज मिल जाए तो टेल्स कर देंगे, सैड मिल जाए तो टोल्ड कर देंगे। और अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर, प्रेजेंट पहचानना भी बड़ा आसान है क्योंकि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा होगा,
यस या ईएस लगा होगा, या फिर डू या डज होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो इज, एम, आर आ सकता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ सकता है। टेंसेस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो या तो हैज आएगा या फिर हैव आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ सकता है। इतनी चीजें आ सकती हैं। और अगर फ्यूचर होगा, मान के चलिए फ्यूचर होगा, तो फ्यूचर पहचानना तो सबसे आसान है। फ्यूचर पहचानना सबसे आसान है क्योंकि विल या शैल, अगर विल या शैल आ गया तो हम जान जाएंगे कि भैया रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस में है। और ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो हमको पता चलेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। ये बात क्लियर है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। चलिए एक सिंपल सा वाक्य लेते हैं, लेकिन वाक्य लेने से भी पहले हमें पर्सन बदलना सीखना है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पर्सन होते क्या हैं। ठीक है, चलिए बहुत बारीकी से पढ़ाता हूं मैं ताकि मेरी क्लास एकदम परफेक्ट हो जाए। अब पर्सन तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं आई और वी। दूसरा होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है यू। और तीसरा होता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं शेष सभी। आई, वी और यू के बाद जितने बच रहे हैं वो सभी किस में आएंगे? थर्ड पर्सन में। अब एक बहुत ही आसान सा नियम है जिसको हम बोलते हैं 1, 2, 3 बटे यस ओ यन। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना, राम सेज टू मी, यू आर लेजी। तो अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी, इसमें देखिए अगर रिपोर्टेड स्पीच में यहां पे आपको फर्स्ट पर्सन मिलता है या सेकंड पर्सन मिलता है तो उसको चेंज कैसे करेंगे? जो फर्स्ट पर्सन होता है वो फर्स्ट पर्सन बदलता है किसके अनुसार? यस, यस यानी सब्जेक्ट के अनुसार। दूसरा सेकंड पर्सन जो 2 लिखा है, सेकंड पर्सन हमेशा बदलता है ऑब्जेक्ट, लिखा है ना, ऑब्जेक्ट के अनुसार। इस 123 बटे सन का मतलब है। ठीक है, बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए अभी। और जो हमारा थर्ड पर्सन है, हमारा जो थर्ड पर्सन है वो यहां पे लिखा है यन। यन का मतलब होता है नो चेंज, अर्थात नहीं बदलता। ज्यों कहते हैं लिख देते हैं, नहीं बदलता है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब ध्यान से समझिए मेरी बात को। अब मैं आपको नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सिखाऊंगा। ठीक है, मेरी सारी बातें क्लियर हो गई। मैं एक बार फिर से रिवीजन करूंगा ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है स्पीच। स्पीच हमेशा 2 तरह की होती है, या तो डायरेक्ट होगी या तो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि किसी ने कोई बात कही और उसकी बात को ज्यों कहते हो आपने व्यक्त कर दिया, यानी वक्ता की कही बात को ज्यों कहते हो कह देना। डायरेक्ट स्पीच। जो सेंटेंसेस आपको मिलेंगे वो हमेशा डायरेक्ट स्पीच में ही रहेंगे, उनको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होगा आपको। ठीक है, मैं इसको अंडू कर देता हूं ताकि ये आसान हो जाए हमारे लिए। और इनडायरेक्ट स्पीच यानी वक्ता की कही बात को अपने शब्दों में कहना, अर्थात वक्ता के शब्दों में ना कह के अपने शब्दों में व्यक्त करना। इसके नोट्स चाहिए तो डिजायर पॉइंट ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब जब भी कोई डायरेक्ट स्पीच आपको दी जाती है तो उसके 2 भाग होते हैं। एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब जो बाहर होता है, जिसका सब्जेक्ट आगे, फिर बीच में वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और दूसरी होती है रिपोर्टेड स्पीच। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी से है तो टेल कर देंगे, सेज है तो टेल्स कर देंगे, सैड है तो टोल्ड कर देंगे। रिपोर्टेड स्पीच की बात करें तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आगे अगर मैं चलूँ थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट टेंस में होगी तो यह तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट की, और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल। अब आगे चलते हैं।
पर्सन बदलना। अब सबसे पहले हम सीखेंगे पर्सन बदलना और उसके बाद हम सीखेंगे टेंस बदलना, क्योंकि नरेशन में यही दो चीज़ें हमको सीखनी होती हैं। सबसे पहले हमने देखा कि पर्सन बदलने के लिए जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है आई और वी, जो हमारा सेकंड पर्सन होता है वो होता है यू, और जो हमारा थर्ड पर्सन होता है वो होते हैं से सभी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगर हमारा फर्स्ट पर्सन हमको मिलता है तो हम उसको बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, यानी किसके सब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमको फर्स्ट पर्सन मिलेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकंड पर्सन मिलेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन मिलेगा तो नो चेंज। ये भी क्लियर हो गया। अब एक वाक्य ले लेते हैं, चलिए। राम सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई, मैं इसको थोड़ा सा और आसान करता हूं। दे पहले, फिर से टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। दे से टू मी, वो मुझसे कहते हैं वी आर प्लेइंग क्रिकेट, कि हम भैया क्रिकेट खेल रहे हैं। अब सबसे पहले इसको डायरेक्ट स्पीच में ये मिला है आपको, अब हमको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। चलिए, सबसे पहले यहां पे लिखा है दे, तो दे लिख देंगे। अब ये जो से टू है, मैंने कहा था से टू मिल जाए तो उसको आप चेंज कर देंगे टेल में। से का मतलब होता है कहना, टेल का मतलब होता है बताना। किसी ने आपसे कोई बात कही और इनडायरेक्ट स्पीच में अब आप उस बात को किसी और को बता रहे हैं। ठीक है। मी, कामा नोटेड कामा हटाने के लिए लगाते हैं हम दैट, इसके लिए दैट लगता है। वी, वी जो है ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो याद रखो, जो लिखा है वही लिख देते हैं, जो लिखा है वही लिख देते हैं, लेकिन अगर किसी लड़के का नाम है तो ही लगा देंगे, और अगर किसी लड़की का नाम है तो सी लगा देंगे। बाकी जो लिखा है वही लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है दे, तो हम भी यहाँ पे क्या लिख देंगे? दे। फिर हो जाएगा आर प्लेइंग क्रिकेट। बात समझ में आई? अरे यार, यहाँ पे अब नहीं लगेगा, ये क्या बोलते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा क्रिकेट। दे टेल मी दैट दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ये तो पहला सेंटेंस हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक और। चलो, क्या होगा? मैंने कहा जो लिखा है वही लिख देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यह सबसे आसान तरीका होता है कि जो लिखा है वही लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर किसी लड़के का नाम लिखा होगा तो ही लगा देते हैं, किसी लड़की का नाम लिखा होगा तो सी लगा देते हैं। जैसे सीता, अभी हो गया सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम रीडिंग अ बुक। तो सीता सेज टू मी, सीता मुझसे कहती है आई एम रीडिंग अ बुक। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सॉरी, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले तो सीता का सीता लिख देंगे। अब ये सेज है तो हम भी क्या करेंगे? टेल लिखेंगे और यस लगा देंगे, मी का मी कर देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट लिख देंगे। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, उड़ के आएगा सीता के पास, तो हम सीता देख रहे हैं कि हमें पढ़ाया गया है कि जो लिखा है वही लिख देते हैं, लेकिन अगर किसी लड़की का नाम होगा तो सी लिख देंगे, किसी लड़के का नाम होगा तो ही लिख देंगे। अर्थात अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा सीता है, लड़की का नाम तो सी। अब एम की जगह पे इज लग जाएगा, क्योंकि आई के साथ सदैव एम का प्रयोग करते हैं, लेकिन ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, और हो जाएगा रीडिंग अ बुक। बात समझ में आई? जो लिखा है वही लिख देना है, कुछ नहीं चेंज करना है। चलिए थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसको। और कहाँ दिक्कत हो सकती है? मान लीजिए यहाँ पे आ गया ही सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, फर्स्ट पर्सन ही ले रहा हूं, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, कि मैं एक गीत गा रहा हूं। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सॉरी, इसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे? तो ये हो जाएगा ही सेज टू, यानी ये हो जाएगा टेल्स, मी का मी ही रहेगा। कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट हो जाएगा। आई, आई आया कहाँ पे? उड़ के सब्जेक्ट के पास। जो लिखा है वही लिख देंगे, ही लिखा है तो हम भी ही लिख देंगे। ही इज सिंगिंग
आ सॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करूं तो आप एक खुद से कर सकते हैं। सी सेज टू मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम गोइंग टू होम। आप इसको खुद से करेंगे, क्लास वर्क है, तुरंत का इसको कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, ये तो था फर्स्ट पर्सन जहाँ पे आई और वी का प्रयोग किया आपने। ठीक है, मैंने आई का प्रयोग करके आपको सेंटेंसेस करा दिए, मैंने वी का प्रयोग करके भी आपको सेंटेंसेस करा दिए। ठीक है, आई और वी का प्रयोग करके आपने सेंटेंसेस कर लिए हैं। और अब बात करते हैं कि अगर वहां पर जहां पर फर्स्ट पर्सन बार बार आ रहा है, जहां पे बार बार आई और वी आ रहा है, अगर वहां पर यू आ जाए तो क्या होगा। अब बहुत ही गंभीर होकर समझिएगा। अगर आपने पैसिव वॉइस की क्लास पूरी तरह से की होगी तो आपको एक बात जरूर समझ में आई होगी कि आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। अब ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत पड़ेगी। आई वी, यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू, दे का होता है दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। और अगर किसी का नेम होता है तो नेम की जगह पर नेम ही लिख देते हैं, लेकिन अब यहां पर हम नेम की जगह पर लिखेंगे या तो सी लिखेंगे या फिर हर ही लिखेंगे, शी लिखेंगे या तो ही लिखेंगे। ध्यान से समझिए, आई वी यू दे ही शी इट, इट भी होता है, इट का इट्स, उसकी जरूरत नहीं पड़ती हमको, बस इतनी जरूरत होती है। अगर मी मिले तो आई कर दीजिएगा, अस मिले तो वी कर दीजिएगा, यू मिले तो यू ही रहने दीजिएगा, देम मिले तो दे कर दीजिएगा, हिम मिले तो ही कर दीजिएगा, हर मिले तो सी कर दीजिएगा। किसी का नाम लिखा हो तो ये ध्यान रखिएगा किसी लड़की का नाम है कि किसी लड़के का नाम है। लड़की का नाम हो तो सी कर दीजिएगा, लड़के का नाम हो तो ही कर दीजिएगा। चलिए आइए एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे राम सेज टू मी, अब कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर सिंगिंग आ सॉन्ग। ये हो गया सिंपल सा एक एकदम सरल सा वाक्य लिया है हमने। यहां पर देखिए, चलिए ये हमको मिला है कहाँ, डायरेक्ट स्पीच में। इसको किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहले राम है तो राम रहेगा, सेज है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हो जाएगा टेल्स, मी है तो मी हो जाएगा, कॉमन इन्वर्टेड कामा का हटाने के लिए दैट लग जाएगा। अब ये जो यू है, चूंकि ये सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन मैंने देखा था रूल में, मैंने आपको बताया था 1 2 3 बटे सन, तो सेकेंड पर्सन कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट तो ये होता है मी। और मैंने आपको बताया कि अगर मी मिल जाए तो आई कर दीजिए, अस मिल जाए तो वी कर दीजिए, यू मिल जाए तो यू रहने दीजिए, देम मिल जाए तो दे कर दीजिए, हिम मिल जाए तो ही कर दीजिए, हर मिल जाए तो सी कर दीजिए। किसी नाम मिल जाए, लड़की का नाम हो या लड़के का, लड़की का होगा तो सी कर दीजिए, लड़के का नाम हो तो ही कर दीजिए। तो अब यहाँ पे मिला है मी तो मैं कर दूंगा आई। अब आर की जगह एम हो जाएगा क्योंकि आई के साथ सदैव एम लगता है, आई एम सिंगिंग आ सॉन्ग, और ये हो गया फुल स्टॉप। बात समझ में आई। अच्छा चलिए किसी लड़की का नाम ले लेते हैं, किसी लड़की का नाम ले लेते हैं अगर, तो क्या होगा ये देखते हैं। मधु सेज टू सीता, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर कुकिंग फूड। मधु सेज टू सीता, मधु सीता से कहती है यू आर कुकिंग फूड, कि तुम खाना बना रही हो। अब मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा मधु, सेज टू का हो जाएगा टेल्स, सीता का सीता, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट, यू सेकेंड पर्सन है। अब जब यू सेकंड पर्सन है तो उड़ के आएगा सीता के पास, और सीता किसी लड़की का नाम है। और जब लड़की का नाम होगा, मैंने कहा नाम होगा तो सी करना, लड़की का, लड़के का होगा तो ही करना, तो लड़की का नाम है तो यहां पे लिख देंगे सी। आर का अब हो जाएगा इज, क्यों, क्योंकि ही सी इट तथा एकवचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। सी इज कुकिंग फूड, फुल स्टॉप। बात समझ में आ गई। मधु टेल्स सीता दैट सी इज कुकिंग फूड। अच्छा
they say to us, comma inverted comma, you are plucking plucking a flower। इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये चीजें समझ में आ गई कि नहीं। दे से टू अस, वो हमसे कहते हैं, यू आर प्लकिंग अ फ्लावर, की तुम फूल तोड़ रहे हो, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पर्सन चेंज करने के लिए आपको जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी वो सब हो चुके हैं। अगर थर्ड पर्सन आ जाए, जैसे राम सेज टू मी, कामा इनवर्टेड कामा, राजू इज गोइंग टू होम। अब अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन आ जाए तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो बस इतना ही पढ़ाया गया है। क्या हमको पढ़ाया गया? हमको पढ़ाया गया भैया 1 2 3 बटे सन। हमें सिखाया गया कि जो लिखा है वही लिख देते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करके हमने देख लिया। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हमने ट्रिक सीख ली कि भैया मी मिल गया तो आई, एस मिल गया तो वी, देम मिल गया तो दे। तो ये सब भी हमने करके देख लिया। अब थर्ड पर्सन आ जाए तो क्या करेंगे? चलिए उसका भी जुगाड़ देख लेते हैं। राम होगा, सेज टू है तो ये हो जाएगा टेल्स, मी का मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट, राजू थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, तो राजू को राजू ही लिख देंगे, इज गोइंग टू होम, और ये हो जाएगा फुल स्टॉप। चलिए भैया आप उधर हो जाइए। राम टेल्स मी दैट राजू इज गोइंग टू होम, ये भी हो गया। अच्छा एक चीज और हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने हिम लिखवाया है। अच्छा हाँ, मैंने लिखवाया है कि अगर हिम मिल गया तो उसको ही कर देंगे, हर मिल गया तो उसको सी कर देंगे। तो मतलब मैंने सारी चीज़ें आपकी करा दी। ये पेज ऊपर नीचे हो गया। अभी मुझको इसको देना है आपको नोट्स की मदद से, टेलीग्राम पर भी इसको उपलब्ध करा दिया जाएगा और हमारे डिज़ायर पॉइंट ऐप पर भी ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच ये भी हो गया। प्लस करके मैं एक चीज़ और करवा देता हूँ। हमने तीनों पर्सन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों पर्सन हमने चेंज करके देख लिए कि भैया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और यन नो चेंज इस तरह से बदलता है। ये तीनों चीज़ें हमने करके देख ली। अब हमको पर्सन चेंज करना तो लगभग आ गया है, और हमने ये भी देख लिया है कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, बल्कि सिर्फ पर्सन में चेंज करते हैं। और ही, सी, इट के साथ अगर एक वचन है तो इज, एम, आर अगर कुछ लग रहा है तो ये जो एक वचन के साथ सहायक क्रिया लगती है उसका प्रयोग करते हैं, और अगर बहुवचन है तो जो बहुवचन के साथ सहायक क्रिया लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसका प्रयोग करते हैं। हमारी यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमें जो आगे पढ़ना है उसमें सबसे जरूरी है टेंस परिवर्तन के नियम, क्योंकि आज के लिए आपको जितना पढ़ना था उतना आप पढ़ चुके हैं। एक मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राम सेज टू सीता, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम गोइंग टू दिल्ली। आप इसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आपको पर्सन बदलना आ गया है। अगली क्लास हमारी जो होगी उसमें हम टेंस बदलना सीखेंगे, और मुश्किल से 4 क्लास के अंतर्गत ही हम पूरे के पूरे नरेशन को कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही रखता हूं, क्योंकि जो आपका छोटा सा मस्तिष्क है वो ज़्यादा लोड नहीं ले सकता। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सके, वो हमारे साथ जुड़ सकें और बेहतर ढंग से आसान शब्दों में और बहुत ही सरल भाषा में पूरा सब्जेक्ट, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, सभी सब्जेक्ट पढ़ सकें। इस वीडियो को भारत के हर बच्चे तक फैला दीजिए, भारत के हर बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, और उनसे कहिए कि वो भी डिज़ायर पॉइंट से जुड़े, डिज़ायर पॉइंट को सब्सक्राइब करें और डिज़ायर पॉइंट को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर सबसे आसान शब्दों में खेल खेल में पढ़ाया और सिखाया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो अब इस वीडियो की सबसे जरूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं,
कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाए। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिजायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।